सो ऑडियो वीडियो भी परफेक्ट है। गुड आफ्टरनून पूनम जी। तो जो हमारा प्रीवियस क्लास में बच रहा है तो ये पार्ट नंबर 2 है। इसका नाम भी हमने उसी तरीके से आपके लिए डाला है और वहीं से शुरू करूंगा जहां से हमने प्रीवियस में छोड़ा था आपके पास। ठीक है, तो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझा था, ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके के उससे यूनिट जो है हम निकाल सकते हैं। क्लियर। फिर हमने देखा था, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, फिर हमने देखा था उसी के अंदर कि आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन किस तरीके के हैं, और जो फ्रैक्शनल ऑर्डर हैं तो आई होप ये आपने कवर कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे थोड़ा सा इनकी यूनिट्स के बारे में कि अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स आते हैं तो उनको किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए मेरे पास कोई, और ये क्वेश्चन पी वाई क्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन पी वाई क्यू है आपके पास, कि अगर आपके पास कोई मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है ना। मल्टीपल स्टेप यानी एक ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा, 4-5 स्टेप है उसके अंदर, तो उसका अगर आपको रेट निकालना है या उसका ऑर्डर पता करना है तो ऑर्डर कौन से स्टेप से आप निकालोगे। तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है, यानी स्लो स्टेप जो होता है सभी के अंदर, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। ये प्रीवियस ईयर में भी आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और जिस कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन हो उसकी टर्म आप कैसे फाइंड आउट करते हो, उसके यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करते हो, एक जर्नल फार्मूला है उसके लिए, मोल लीटर इनवर्स 1 - n एंड पर सेकेंड। ठीक है, यानी अगर आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको n की वैल्यू 0 पुट करनी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो 1 पुट करनी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 2, जैसे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 - 0 1 ही रहेगा। तो ये सेम बनता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी जो रेट रिएक्शन के यूनिट होते हैं ऑर्डर के भी सिमिलर यूनिट हमारे पास यहाँ पे देखे जाते हैं। अगर एक डालोगे तो 1 - 1 0, और किसी की पावर 0 तो 1 होता है, तो इसके सिर्फ पर सेकंड आपके पास आते हैं। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें ऑर्डर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां से जो न्यूमेरिकल आपके पास आता है वो जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर से आपके पास पूछ लिया जाता है। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि जीरो यानी वो किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी उसकी पावर 0 और 0 की पावर मतलब 1। तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो रेट कांस्टेंट है आपके पास। क्लियर। तो जो हमारी रेट की इक्वेशन आती है वो आती है k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी। ठीक है, ए नॉट है आपके पास जो प्योर कॉन्सेंट्रेशन है जैसे 100%, और ए है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। और हम इसकी स्लोप भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। स्लोप आपके पास आती है कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, वेयर m इज द स्लोप। मैथमेटिक्स में आपने स्टडी किया होगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ हमारे पास आता है जहां पे जो k है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, टी हाफ भी हम निकाल सकते हैं। टी हाफ यानी 1/2 का मतलब होता है कि रिएक्शन आधा हो चुका है। हमें सिर्फ फॉर्मूले याद रखने, किस तरीके से ड्राइव हुआ वो ऑलरेडी आपने क्लासेस में पढ़ लिया है। ठीक है, रिवीजन में हम ये नहीं जाते कि आपने कैसे उसको ड्राइव किया हुआ है। और हाफ लाइफ देखोगे तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, आप कितनी भी बढ़ा दो रेट के साथ वो वैल्यू कांस्टेंट ही रह रही है। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट टर्म है आपके पास। क्लियर। फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो सिंगल रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके लिए फॉर्मूला बनता है k इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स करके। ठीक है, और इसकी जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए बनता है लॉग ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के टी 2.303 प्लस लॉग ऑफ a नॉट। और टी हाफ के लिए रिलेशन होता है 0.693 अपॉन के, यानी टी हाफ किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज के साथ डील ही नहीं कर रहा, सिर्फ रेट कांस्टेंट के साथ जो है वो डील कर रहा है। ओके, एंड सेकंड ऑर्डर के लिए ये फार्मूला है और थर्ड ऑर्डर के लिए ये वाला। लेकिन सेकंड और थर्ड में एक इशू आता है, यहां से क्वेश्चन क्यों नहीं आते, क्योंकि ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला है आपके पास। देखो, सेकंड का मतलब है दो रिएक्टिंग स्पीसीज है, तो दो रिएक्टिंग स्पीसीज सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है, तो केस नंबर 1 केस नंबर 2 दो केसेस आपके पास बनेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तीन रिएक्टिंग स्पीसीज कवर करेगी, अब तीन रिएक्टिंग स्पीसीज सेम भी हो सकती है, या हो सकता है कि एक रिएक्टिंग स्पीसीज कुछ इस तरीके से हो, है ना, दो सेम हो सकती है एक अलग हो, या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों रिएक्टिंग स्पीसीज आपके पास अलग हो। तो इसके काफी ज्यादा केसेस आपके पास बन सकते हैं।
है ना। तो इसीलिए इसके क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस हैं, हायर क्लासेस में आते हैं, टैट वगैरह में नहीं आते। टैट में आपके पास फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर से ही न्यूमेरिकल जो है वो आएंगे, अगर आपको आने होंगे तो। लेकिन न्यूमेरिकल बहुत कम पॉसिबिलिटी है, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं आपके पास। यूनिट पूछ लिए जाएंगे, टर्म्स पूछ ली जाएगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूछ लिया जाएगा, है ना, स्लोप पूछ लेते हैं आपसे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं आपके जो बिहेव करते हैं आपके पास कि उनका ऑर्डर कुछ और है, लेकिन नेचर में कुछ ऑर्डर और होता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं आपके पास बट बिहेव लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आई थिंक यानी सॉरी, नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होते हैं, लेकिन ये बिहेव करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे इन्वर्टेड शुगर है आपके पास, क्या होती है इन्वर्टेड शुगर? यहाँ लिखा है आपके पास, जो सुक्रोज होती है, सुक्रोज को कहा जाता है आपके पास इन्वर्टेड शुगर। तो ये जो है बिहेव तो करता है आपके पास, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता है। क्लियर? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन बिहेव कर रहा है आपके पास कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। नेचर ऐसा होता है। बाकी न्यूमेरिकल्स मैंने जैसे आपको कहा है, पीडीएफ से आप यहाँ से स्वयं को करोगे, ठीक है, ऑलरेडी करवाए हुए हैं वैसे आपको ये, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके या इसको यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए वो ही हमने यहाँ पे करवाए हैं आपको, ठीक है, यानी जो मोस्टली आपको एग्जाम में आए हैं। बाकी इनमें जाने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाले क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाले, ओके। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सरफेस केमिस्ट्री, है ना, लेटेस्ट सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो अगर आप लेटेस्ट बुक्स को फॉलो करते हो तो ये सिलेबस में मिलेगा ही नहीं चैप्टर, क्यों? क्योंकि है ही नहीं सिलेबस के अंदर, ठीक है। देखो, सरफेस केमिस्ट्री का मतलब है सरफेस के ऊपर होने वाली केमिस्ट्री, है ना, किसी का सरफेस है जिसके अंदर दो मेन चीजें होती है, एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन। देखो, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? जैसे ये पानी है, पानी के अंदर कोई चीज चली गई, अंदर चली गई ना, देखो, यानी इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब करना। जैसे स्पंज होता है, पानी को सोख लेता है, उसके अंदर चली जाती है वो। चौक को इंक में डालो तो वो उसको सोख लेगा, है ना, वो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर रहा है किस चीज को। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि उसमें जो है अंदर नहीं जाएगा, उसके सरफेस के ऊपर रहेगा सिर्फ, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन है अलग है दोनों साइड। द फिनोमिना ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल स्पीसीज, गैस और लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड देन इन द बल्क वेरी कर रही है, ठीक है। इसमें दो आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं, एक होता है एड्सॉर्बेंट और एक होता है एड्सॉर्बेट, ठीक है। एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट जो होता है वो सरफेस प्रोवाइड करवाता है, जिसके सरफेस के ऊपर वो प्रोसेस होनी है। और एड्सॉर्बेट जो है वो वहां पे जाके चिपकता है जाके, ठीक है, जैसे इसके सरफेस के ऊपर वो जाके चिपक गया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेट आपके पास बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिलिका जेल है, सिलिका जेल एक एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे भी कहा था, दैट इज द हाइग्रोस्कोपिक है, उसके ऊपर पानी आता तो है, वो सोखता भी है, लेकिन सिर्फ एक एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। बाकी सिलिका जेल के ऊपर जैसे CO2, SO2, NH3 हो गया, CO हो गया, है ना, चारकोल जो है उसको अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेगा। सिलिका जेल मॉइस्चर को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है, क्लियर। अगर इसकी उल्टी प्रोसेस कर दोगे, उसको छुड़ाना है, उसको बोलते हैं डिसोरप्शन, ठीक है। और सॉर्प्शन एग्जाम में पूछी भी गई थी। सॉर्प्शन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी अगर आपके पास कोई, जैसे मान लो वाटर सरफेस है या किसी भी लिक्विड का सरफेस है, तो उसके सरफेस के ऊपर तो चिपका है, प्लस साथ में उसके अंदर भी गया हुआ है, यानी दोनों साइड, ठीक है। सॉर्प्शन में दोनों चीजें इकट्ठी आपके पास होती है। और जो एड्सॉर्प्शन है आपके पास वो दो टाइप की होती है, एक फिजिकल हो सकती है और एक केमिकल हो सकती है। जो फिजिकल सॉर्प्शन या फिजिकल एड्सॉर्प्शन आपके पास है, फिजिकल फोर्सेस हैं, यानी वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस, और इसमें जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है वो कम होती है, यानी ये लो टेम्परेचर के ऊपर भी आपके पास जो वर्क कर जाता है, ठीक है, लो टेम्परेचर के ऊपर काम कर जाएगा। देखो, टेम्परेचर 20 to 40 चाहिए, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनते हैं, इट मीन टेम्परेचर काफी ज्यादा है, 80 to 240 किलो जूल पर मोल,
और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जो फिजिकली बना वो तो सेपरेट भी आसानी से हो जाएगा, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन इजीली टूट भी जाती है, हाईली स्पेसिफिक भी नहीं होगी, और मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर उसके ऊपर बन सकता है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है, एक तो इरिवर्सिबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस एंड हाईली स्पेसिफिक है, और सिर्फ एक ही सिंगल लेयर यानी मोनो लेयर जो है उसमें आपके पास फॉर्म होती है। ओके, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, इसका यूज क्या है? देखो, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, जैसे कलर वगैरह हटाते हैं ना, जैसे आपके दुपट्टा है, कोई भी कपड़ा है उसके ऊपर कलर है ना, तो उस कलर को जब हटाएंगे तो इसका यूज कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि एक सब्सटेंस चाहिए ना जो उसको अपने साथ लेके जाए। गैस मास्क आपके पास हो गए, जैसे आप कोई मास्क पहन लो तो वो किस चीज को रोकता है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। क्लोथ की डाइंग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आपके पास होगी, कलर पिगमेंट शो होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था आपके पास, है ना। हाई वैक्यूम क्रिएट करना है आपके पास, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है जहाँ पे सल्फाइड और पाइन ऑयल का यूज किया जाता है। एक बार क्या, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में किसके लिए यूज होती है? सल्फाइड ओर के लिए यूज होती है ना। और कौन सा फ्रोथिंग एजेंट है वहां पे? ऑयल है यूज के, पाइन ऑयल को वहां पे यूज किया जा रहा है। मल्टीपल वे में एज ए कैटलिस्ट भी वर्क करती है। कैटलिस्ट आपको पता है सरफेस ही तो प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एक स्टेट आती है उसको बोलते हैं कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट का मतलब है अगर एक ऐसा पार्टिकल जिसका साइज जो है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर लाई करता है, तो उसको हम आपके पास बोलते हैं कोलाइडल स्टेट। क्या बोलते हैं? कोलाइडल स्टेट। ये स्टेट है किसी सब्सटेंस की, ठीक है। तो तीन टाइप की स्टेट्स हम पढ़ते हैं, सस्पेंशन, कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन। अगर स्टेट जो है 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में है तो वो कोलाइडल कैटेगरी को फॉलो करती है। अगर इससे बड़ी हो गई तो वो सस्पेंशन में जाएगी, और इससे छोटी हो गई तो ट्रू में जाएगी, ठीक है। देखो, ट्रू जो होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन जो आप पढ़ते हो, वो होमोजीनियस होते हैं नेचर में, ठीक है। आप उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। और वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ना ही टिंडल इफेक्ट आपको शो करेंगे और ना ही ब्रोनियस मूवमेंट आपको शो करेंगे। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो हिट्रोजीनियस होते हैं, और सस्पेंशन भी हिट्रो, दो फेस होते हैं, आइडिया लगा सकते हो आप। सस्पेंशन का तो साइज पहले ही बड़ा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नॉर्मल रखो, अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी हो जाएंगे, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी हो जाते हैं। कोलाइडर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से नहीं होगा, ठीक है, अल्ट्रा से हो जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगेशन से भी हो जाता है। तो मेनली सेंट्रीफ्यूगेशन से आप इनको अलग कर सकते हो। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन जो सस्पेंशन है वो ओपेक होते हैं, लाइट पास नहीं कर पाती आसानी से। बाकी टिंडल इफेक्ट दोनों में शो होता है ना। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जो लाइट पाथ है, जब कोलाइडल पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं लाइट के साथ, ये लाइट उनके साथ स्ट्राइक करती है तो उनका पाथ विजिबल हो जाता है। ब्रोनियस मोमेंट क्या होता है? जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, नाम ही कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है। तो जिग जैग मोशन वो क्या करते हैं आपके पास शो करते हैं, क्लियर। और हमारे पास जो कोलाइडल हैं, इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। डिस्पर्शन फेस मतलब फेस देखो, डिस्पर्सन है ना, डिस्पर्शन मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेस है। ये डिस्पर्शन मीडियम डिस्पर्शन फेस बोल सकते हैं। डिस्पर्स्ड, पर्स्ड यानी वो बीच में जाके डिसॉल्व हो गया, तो बहुत कम अमाउंट में तो वो सॉल्यूट है। सॉल्वेंट यानी डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। मीडियम यानी कोई ना कोई चीज है। तो पहले हमने लिया गैस स्मॉल अमाउंट में, अगर गैस को लिक्विड में डालेंगे तो क्या बनेगा? जैसे आप फूक मारते हो ना पानी में तो क्या होता है? झाग बनता है। साबुन वाला पानी होगा, नॉर्मल पानी में थोड़ी बनेगा, है ना। तो फ्रोथ बनती, झाग बनता है, जैसे सोप लेदर, सोडा वाटर हो गया, वाइप्ड क्रीम हो गई, है ना। अगर गैस को सॉलिड में डाल दें तो सॉलिड सोल बनेगा, है ना। तो सॉलिड फोम टाइप में होता है वो, जैसे पूमिक स्टोन, रबड़, ब्रेड, सॉलिड होते हैं ना, बीच में हवा भरी होती है। गैस गैस एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो उसका कोई भी कोलाइडल फॉर्म नहीं होती है, ओके। लिक्विड और गैस को मिक्स करें तो लिक्विड कम है ना, जैसे हवा में वाटर वेपर हो गए तो उसको एरोसोल बोलते हैं। एक चीज नोट रखना, गैस के केस में एरोसोल ही होता है, एरोसोल एरोसोल, ठीक है, दोनों एरोसोल ही हैं, क्लियर। जैसे फॉग, मिस्ट, क्लाउड, है ना, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं हम, यानी हवा में पानी होना चाहिए, क्लियर। और लिक्विड को अगर लिक्विड में डालें तो इमल्शन बनता है, जैसे पेंट, मिल्क आपके पास हो गया।
और लिक्विड को अगर सॉलिड में डालेंगे तो जेल बनता है, जेली टाइप सब्सटेंस। ऐसे सॉलिड लो ना, थोड़ा पानी डालो तो वो नरम हो जाएगा, जैसे जेली, बटर, चीज, कर्ड आपके पास हो गया। ठीक है। सॉलिड को अगर गैस में डालते हो तो भी एरोसोल है, लेकिन जैसे धुआं है आपके पास, डस्ट है, यानी हार्ड चीज होनी चाहिए कोई ना कोई। ओके। सॉलिड को अगर लिक्विड में डालते हैं तो सोल बनता है, जैसे मडी वाटर, गोल्ड सोल हो गया। एंड सॉलिड सॉलिड जो है वो सॉलिड सोल होता है, जस्ट लाइक अ अलॉय। एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा मिस्ट क्या होता है आपके पास, है ना, क्लाउड क्या होता है। ज्यादातर क्वेश्चन हमने इसी से देखे हैं, मिस्ट, क्लाउड, यही पूछा गया है। लेकिन जरूरी थोड़ी हर बार यही पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, आपके पास फर्दर कोलाइड्स को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक। फोबिया मतलब डर। अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में लेस एफिनिटी है, उनमें प्यार नहीं है, तो लियोफोबिक कोलाइड्स होते हैं वो। ऐसे कोलाइड सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, यानी डिस्पर्स्ड फेस और मीडियम में बिल्कुल, यानी काफी ज्यादा अट्रैक्शन है, उनमें प्यार है, तो वो लियोफिलिक कोलाइड होंगे। अगर प्यार है तो बन भी आसानी से जाएंगे, है ना। तो नॉर्मल मिक्स कीजिए, वो डायरेक्ट आपके पास बन जाते हैं। लियोफोबिक में प्यार नहीं है तो स्पेसिफिक मेथड चाहिए। जब प्यार था तो कोई स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, और जबरदस्ती रिश्ता बना है तो स्टेबलाइजर चाहिए जो उसको जोड़ के रखे, है ना। और लियोफिलिक कोलाइड्स में अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हो ना, तो उसमें पेप्टाइजेशन हो जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं उसके। जैसे नदियों में डेल्टा सुना होगा आपने, सुंदरबन डेल्टा। नदियां आई ढेर सारा, गाद अपने साथ लाई, है ना। मिल गई समंदर में जाके, समंदर में था बहुत सारा नमक। नमक यानी इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के साथ जब वो सिल्ट यानी जो गाद था, जो बहुत सारी मिट्टी आई थी, वो एक्चुअली पीपीटी है ना। आपके पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड है कोलाइडल सॉल्यूशन एक, और जैसे ही इसके साथ मिली तो यहाँ पे जाके उसने डेल्टा की फॉर्मेशन कर दी। तो कोगुलेशन होती है, कोगुलेशन से आपके पास डेल्टा बनता है। लेकिन जो फोबिक हैं, उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोडाइट डालोगे तो वो अपने आप ही कोगुलेट हो जाता है। ठीक है, क्लियर। ये था ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो कोलाइडल को एक्सप्लेन किया है। अब उनको आप ना ऑन द बेसिस ऑफ साइज भी कर सकते हो, मैक्रोमोलिकुलर और मल्टीमोलिकुलर। अगर साइज बहुत बड़ा है तो उसको बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर, जैसे नाइलॉन है, प्लास्टिक है आपके पास, है ना। मल्टी का मतलब है साइज जो है लेस देन 10⁻³ पिकोमीटर, 1000 पिकोमीटर से कम है साइज, तो उसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। जैसे गोल्ड सोल है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं अब यहां से। ठीक है, इसी के बेसिस के ऊपर सेम डेफिनेशन यहीं से चलती है, एसोसिएटेड कोलाइड एंड मिसल्स। देखो मिसल जो है सोप एक्शन में यूज होता है, सोप एक्शन में। एसोसिएटेड कोलाइड एक स्पेशल कैटेगरी है जो कि एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है एट लो कॉन्सेंट्रेशन। यानी आपके पास एक सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट मान लो, वो ना नॉर्मल है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। लेकिन अगर आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो वो कोलाइडल बिहेव करना शुरू कर देता है। कैसा? कोलाइड बन जाता है, उसी को बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है। और टेम्परेचर होता है क्रिटिकल मिसल टेम्परेचर, सीएमटी बोल देते हैं, क्रिटिकल मिसल टेम्परेचर। ठीक है। और क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन होती है सीएमसी, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास हो गई। ठीक है। ये मिसल है जो सोप एक्शन में यूज होता है। देखो बीच में ऑयल है, और जो हाइड्रोफिलिक चेन होती है आपके, सॉरी फोबिक चेन है, फोबिया यानी पानी से दूर। ये जो चेन है ना, ये हाइड्रोकार्बन वाली चेन है। हाइड्रोकार्बन यानी नॉन पोलर है नेचर में, और पानी पोलर होता है। ये है पोलर चेन, ये वाटर के साथ इंटरेक्शन करती है। देखो यहाँ पे वाटर के साथ क्या जुड़ा है, जो बाहर वाला गोल हिस्सा है ये वाला, ये पानी के साथ जुड़ा है। बाकी अंदर जो है वो ऑयल है, अंदर क्या है आपके पास, ऑयल है। ऑयल को कौन पकड़ेगा, ऑयल नॉन पोलर होता है, तो उसको नॉन पोलर चीज ही पकड़ती है। तो एग्जाम में आया था एक बार कि इसकी जो हाइड्रोफिलिक चेन होती है वो कौन सी होती है, OCO NA, या CO2Na, ऐसे आप लिख सकते हो, है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। कोलाइडल को प्योरीफाई किया जा सकता है विद डायलिसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ। ब्लड भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। डायलिसिस हमारी किडनी करती है, जब किडनी वर्क नहीं करती तो जो है वो बाहर से किया जाता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस में इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है और वो फास्ट होती है आपके पास। ठीक है।
डायलिसिस स्लो चलती है, बाकी इलेक्ट्रोडायलिसिस फास्ट होती है। अब जो सोल्स बनते हैं ना उनको आप स्टेबलाइज भी कर सकते हो। कैसे? नेगेटिव चार्ज सोल और पॉजिटिव चार्ज सोल के साथ। हमारा जो ब्लड है ना उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो एक पॉजिटिव चार्ज सोल है, ठीक है। बाकी जैसे आयरन के हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम के हैं, TiO2 है, बेसिक मिथाइल ब्लू है, परसिस ब्लू डाई आपके पास, ये सारे पॉजिटिव चार्ज सोल हैं आपके पास। बाकी मेटल है AU, AG, CU, PT है आपके पास, CDS है, AS2S3 है आपके पास, SB2S3 है, स्टार्च है, जेलेटिन है, क्ले है आपके पास, सिलिकिक एसिड है, चारकोल है, ठीक है, इरेसिन है आपके पास, कॉन्गो रेड है। ये सारी जो डाइज हैं वो आपके पास नेगेटिव चार्ज्ड डाई होती है। कैसी होती है? नेगेटिव चार्ज डाई होती है, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो जो एड्सॉर्प्शंस होती हैं वो शो करती है डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S, ठीक है। यहाँ से ना एप्लीकेशंस ही आती हैं आपको ज़्यादा, क्योंकि हमारे चारों तरफ कोलाइड है। हमको दिन में सन ब्लू दिखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, सॉरी सन नहीं, जो स्काई है ना, आसमान ब्लू कलर का दिखता है ना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल दिखता है ना। कोलाइड हमारे चारों ओर हैं और वो किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालते ही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है एसिड एंड बेस। बहुत इजी टर्म है। एसिड बेस होते क्या हैं? अब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे अरीनियस कॉन्सेप्ट था। अरीनियस ने बोला कि अगर कोई पानी के अंदर हमें H पॉजिटिव देता है तो वो एसिड है, और अगर कोई OH देता है तो वो बेस आपके पास हो गया, है ना। ब्रोंस्टिड ने बोला कि अगर कोई प्रोटॉन डोनेट करता है तो H पॉजिटिव भी तो डोनेट कर रहा है ना। लेकिन अगर कोई जो एक्सेप्ट करता है तो OH कर नहीं लेगा एक्सेप्ट आपके पास। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है ना। और यहीं से उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला था कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। और एग्जाम में पूछा जाता है आपके पास कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। देखो, अगर आपके पास एसिड है ना तो एसिड का बनता है आपके पास कॉन्जुगेटेड बेस, और अगर आपके पास बेस है तो उसका बनता है कॉन्जुगेटेड एसिड। अब एसिड करता क्या है? H पॉजिटिव लॉस करता है ना। और बेस क्या करता है? H पॉजिटिव गेन करता है। तो यही जर्नल चीज है जिससे आप कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर बना सकते हो। जैसे आपको कोई बोलते कॉन्जुगेटेड बेस लिखो, तो आपको पता है कॉन्जुगेटेड बेस पेयर कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। H निकालना पड़ेगा, और अगर कॉन्जुगेटेड एसिड लिखना है तो उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। यही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। जैसे देखो, HCl एसिड है तो पता है कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, ठीक है, क्लियर। ये तो बना के लिखा है, सिर्फ बनाना है वो अलग चीज है। जैसे मान लो मेरे पास H2O है, मुझे बोल दिया गया इसका कॉन्जुगेटेड एसिड लिखना है, कैसे लिखूंगा? मैंने अभी बोला कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है बेस का, और बेस में जब H जुड़ता है ना, तो अभी करंटली ये बेस है तो इसमें H जोड़ना पड़ेगा। तो H3O पॉजिटिव क्या बन जाएगा? इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा। मुझे बोल दिया कॉन्जुगेटेड बेस लिखना है, तो मुझे पता है एसिड का बेस बनता है, तो करंटली जो टर्म मुझे दी गई वो एसिड है, तो एसिड H पॉजिटिव लॉस करता है, तो यानी OH नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा। आप सिंपल इस तरीके से कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर जो है लिख सकते हो, ठीक है। बाकी फाइल में डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड एसिड आता है H पॉजिटिव, और बेस आता है किस तरीके से, ठीक है। बाकी बनाना है वहां पे तो वहीं से आपको पता लगेगा। ओके, लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस का थोड़ा हटके था। मान लीजिए H पॉजिटिव ना हो तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर एक्सप्लेन किया, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है। देखो डोनेट कौन करेगा? जैसे OH नेगेटिव था ना, वो बेस था, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये बेस है ना। तो देखो, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यही तो करेगा डोनेट। और भी कर सकते हैं लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कर सकता है ना। तो ये आपके पास लुइस बेस हो गया, और एसिड तो एक्सेप्ट ही करता है, तो अगेन वो एसिड वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे लुइस एसिड की बात करें, हमने बोला एक्सेप्ट करेगा, तो या तो पॉजिटिव चार्ज हो जिसके ऊपर, या न्यूट्रल हो, जैसे AlCl3, BF3, FeCl3, यानी वेकेंट ऑर्बिटल है तो कर जाएगा आपके पास, ठीक है। लेस बेसिस की बात करें तो न्यूट्रल हो सकते हैं, या तो नेगेटिव आपके पास हो सकते हैं। नेगेटिव डोनेट कर सकता है, और न्यूट्रल में अगर उनके पास जो है एक्स्ट्रा लोन पेयर है, जैसे अमोनिया के पास लोन पेयर होते हैं, -NH2 है, H के पास है लोन पेयर, और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो भी आपके पास कर सकता है ना, ठीक है।
तो यहाँ से पता लग गया होगा। देखो रिवीजन है ना, तो हम ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है जैसे एक फाइल है 17, तो इसको पूरा 1 घंटा लगा है पढ़ाने के लिए, है ना। यहाँ पे 5 मिनट में पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। फिर आता है पीएच स्केल, जो एसिड बेस में यूजफुल होता है, यानी नेगेटिव लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ H3O पॉजिटिव आइंस, ठीक है। तो अगर 7 के ऊपर है तो न्यूट्रल है, 14 के ऊपर है तो बेस है, 0 से एसिड। इस साइड को बेसिसिटी बढ़ती है और रिवर्स साइड को एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन 14 होता है यानी बेस है, और HCl जो है वो आपके पास एसिड है। एग्जाम में पूछे जाने वाले जो गैस्ट्रिक जूस, लेमन, विनेगर, टोमेटो, ठीक है। एसिड रेन कौन सी होती है अगर पीएच जो है वो 5.6 से नीचे चली जाए, ठीक है। मिल्क का भी एसिडिक नेचर होता है, यूरिन भी एसिडिक होता है लेकिन बेसिक दोनों में आता है, स्लाइबा भी दोनों के अंदर है। ब्लड की एग्जाम में पूछी गई है आपके पास, 7.4 होती है। सी वाटर का 7.8 है। मिल्क ऑफ मैग्नीज, है ना, इसका होता है आपके पास 10, और ये भी PYQ है। लाइम वाटर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेसिक है, ठीक है। ये एग्जाम में आए हैं आपके पास। बाकी निकालने के लिए भी पूछ लेते हैं आपसे, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, जिसमें हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 3.8 इंटू 10⁻³ m, है ना। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, हाइड्रोनियम यानी H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, पीएच निकालनी है आपको। देखो -3 है आपके पास, क्लियर। तो पता है आपको सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनेटेड वाटर आपके पास होता है, इस कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे पुट करेंगे, H3O पॉजिटिव की है ना, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, पावर जो है वो एज इट इज आती है, ठीक है, 3 आ गया। अब लॉग 3.8 की वैल्यू आपको लॉग टेबल ही नहीं दिया होता पेपर में, आप कहाँ से निकालोगे, ठीक है। तो 3 के साथ तकरीबन 2.42 pH आ रही, एसिड है आपके पास, ये लॉग टेबल नहीं होता, इसलिए न्यूमेरिकल हम कम ही करवाते हैं इनको, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ तक तो पहुँच जाओगे, फिर इसके आगे क्या आइडिया लगा सकते हो, जर्नली देख सकते हो ना एक अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। बाकी कुछ केमिकल हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड H2SO3, क्लोरस एसिड HClO2, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, फॉर्मिक एसिड HCOOH, नाइसिन C5H4NCOOH, फिर आपके पास कार्बोनिक एसिड है H2CO3, बोरिक एसिड है H3BO3, है ना। विनेगर है आपके पास, सिरका एसिडिक एसिड होता है 4 to 5%, आंवला है, लेमन है आपके पास, इनमें सिट्रिक एसिड होता है, आंवला में सिट्रिक होता है। टर्मरिक, ग्रेप्स, मैंगो, टार्ट्रिक एसिड आपके पास होता है। टोमेटो स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंट, निटल स्टिंग, उनमें मिथेनोइक एसिड होता है, या इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी होता है, ठीक है। ग्रेस, लीफ, यूरिन में बेंजोइक एसिड होता है। टी में याद रख लोगे काले होते हैं तो मैलिक की वजह से होता है मैलिक एसिड, और व्हीट में ग्लूट्स होते हैं तो ग्लूटामिक एसिड्स, ठीक है। तो ये तो आसान है, मेन ऊपर वाले हैं। विनेगर का याद रह जाता है, 4 to 5% एसिडिक एसिड होता है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यानी एसिड सा क्वेश्चन आएगा तो इसके बीच में से वो प्रॉपरली आपके पास कवर हो जाएगा किसके अंदर कौन सा एसिड है। और फिर इंडिकेटर, है ना, एक बार तो पूरा ही आ गया था मैच द फॉलोइंग करके। लिटमस आपको पता है रेड और ब्लू शो करता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज देखो रेड ही है सारे, लाल वाले फॉर्म है सारी, है ना। मिथाइल ऑरेंज रेड है एसिड में, जो मिथाइल रेड है वो खुद ही रेड है। चाइना रोज पिंक है आपके पास। फिनोफ्थलीन कलरलेस होती है, लेकिन बेस में लिटमस ब्लू होता है, बाकी मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड जो है वो येलो टाइप शो करता है। चाइना रोज ग्रीन होता है आपके पास, और इसमें पिंक होता है। तो एक आइडिया बन जाएगा आपको कि इसमें किस तरह का प्रोसेस जो है वो शो होती है, ठीक है। अब ना कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे सोडियम के, सोडियम बनता है डॉन या कास्टर प्रोसेस के साथ, ठीक है। इसके कुछ सोल्यूशन भी है, जैसे हाइपो सोल्यूशन Na2S2O3 5H2O, हाइपो सोल्यूशन बोलते हैं इसको। ये फोटोग्राफिक प्लेट्स में यूज होता है। Na3PO36 कैलिजन, जब हाइड्रोजन पढ़ा था ना चैप्टर, तो वहां पे हमने पढ़ा था कैलिजन प्रोसेस,
यानी रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डेंसल सेल में यूज होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। मैं साथ साथ में यहाँ पे बता भी देता हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये, ठीक है। तो डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आपके पास आए हुए हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। स्टमक में एसिडिटी वगैरह हो जाए, है ना, तो जैसे यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड एग्जाम में पूछा गया है आपके पास। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिडिटी को कंट्रोल करता है आपके पास, एग्जाम में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज करते हैं। इप्सम सॉल्ट MgSO4 7H2 आया है एग्जाम में, है ना। MgCO3 इंक टूथपेस्ट में आपके पास यूज होता है। एल्यूमिनियम के जैसे बॉक्साइट है, और है आपके पास ये, ठीक है। एल्यूमिनियम को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो H2O गैस मिलती है, पूछते हैं एग्जाम में। अगर इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो भी H2 गैस मिलती है, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड H2SO गैस के साथ करोगे तो नहीं मिलेगी आपको। क्लियर। पोटाश अलम फिटकरी आपके पास एग्जाम में पूछी गई है। मिथेनाइड एग्जाम में आया है। और Al2SO4 थ्राइस हेयर सॉल्ट में आपके पास यूज होता है, ठीक है। कैल्शियम का हम पढ़ लेते हैं, कैल्शियम के ऑक्साइड्स हैं, है ना। KMnO4 आंट एसिड है आपके पास, ठीक है। आयरन डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, जैसे पिग आयरन, रफ आयरन। जो रफ आयरन है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, नाम है इसका सिर्फ रफ, लेकिन ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है आपके पास, ठीक है। स्टील तीन टाइप के हैं, जैसे माइल्ड, मीडियम एंड हार्ड, डिपेंडिंग ऑन अ कार्बन परसेंटेज। अगर कार्बन परसेंटेज बढ़ती चले तो स्टील हार्ड हो जाता है, जैसे पहले 0.1 था तो तारें बन गई, थोड़ा बढ़ाई परसेंटेज तो रेलवे ट्रैक बन गया, और ज़्यादा बढ़ाई तो टूल्स बन गए जो आप यूज़ करते हो ना, इक्विपमेंट्स, ठीक है, ताकि वो टूटते नहीं है ट्यूल आसानी से। क्लियर। ग्रीन विट्रियोल FeSO4, ब्लड कोगुलेटिंग मेडिसिन FeCl3, फेक गोल्ड FeS, मोहर सॉल्ट FeSO4 NH2SO4 6H2O, ठीक है, एग्जाम में ऑलरेडी आया है ना। ब्लू विट्रियोल CuSO4 5H2O, ये भी एग्जाम में पूछा गया आपके पास, ओके। बाकी ये तो आते ही रहते हैं, कॉपर, जिंक एंड टिन के अलावा, जैसे ब्रास का 70% कॉपर 30% जिंक, ठीक है। ब्रॉन्ज 88% कॉपर, जिंक नहीं होता, टिन होता है इसके अंदर। गन मेटल में तीनों हैं 88, 2 एंड 10 की रेशियोज के अंदर, यानी परसेंटेज में। बेल मेटल में कॉपर एंड टिन नहीं होता है आपके पास। मंस मेटल में 60% कॉपर है और 40% जिंक है। और डच मेटल में 80% आपके पास कॉपर होता है और जिंक। ज़्यादातर परसेंटेज नहीं पूछते कभी भी, यही पूछते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा, ठीक है। क्लियर। फिर जैसे आपके पास सिल्वर आ गया, हॉर्न सिल्वर AgCl, फोटोग्राफी में यूज होता है AgBr। आर्टिफिशियल रेन जो करवाई जाती है वो आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड। जो आपकी बोटर इंक होती है ना, बोटर इंक यूज करते हैं, उसमें नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट, यानी लूनर कास्टिक भी बोलते हैं इसको। ये जितने भी यहाँ पे लिखे कभी ना कभी एग्जाम में आए हैं, है ना। आपको एक क्वेश्चन आया था कि अंडा जो होता है ना, उसको हम गोल्ड के, सॉरी, सिल्वर के चम्मच में नहीं खाते, क्यों? क्योंकि वो ब्लैक सिल्वर की फॉर्मेशन करता है A2S की, ठीक है। सल्फर होता है ना एग में बहुत ज्यादा। गोल्ड, ऑरिक गोल्ड, ऑरिक वर्ड जो है वो गोल्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। प्लैटिनम को वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, और एडम कैटलिस्ट में यूज होता है ये HNO3 ऑसवाल्ट प्रोसेस के अंदर, ठीक है। जिंक में वाइट विट्रोल आता है, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। फिलोस्फर बोल ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। लिथोपोन ZnS प्लस BaSO4, और रेड पॉइजन में यूज होता है जिंक फॉस्फोरस के साथ। एंड ये तो बहुत बार आया अमलगम आपके पास, ठीक है। ये भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है, लिखना भूल जाते हैं कि ये एग्जाम में आए हुए हैं। कैलोमल मेडिशन होती है आपके पास, Hg2Cl2, ये तो PYQ ही है, अभी करंटली आया था आपके पास, है ना। लेड के भी बहुत सारे हैं, जैसे लिथरेज है, PbO, PbO2 मैच इंडस्ट्री में यूज होता है, मार्चिस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। PV3O4 रेड लेड बोलते हैं, ठीक है। लेड एसिटेट हो गया, वाइट लेड हो गया। कार्स में एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट टेट्रा इथाइल लेड है आपके पास।
और जो सोल्डर गैस बनती है उसमें जो टिन और लेड है उसका यूज होता है। ठीक है, 50 to 70% टिन हो सकता है और लेड भी 50 to 30% आपके पास चल पड़ता है। क्लियर। नाइट्रोजन में यूरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरिया में तकरीबन 46% नाइट्रोजन होती है। यूरिया तो घरों में यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन एक फायर एक्सटिंग्विशर भी है। अमोनिया हैबर प्रोसेस में आपके पास आ जाता है। N2O लाफिंग गैस। ठीक है। एक्वारिजा जिसमें 1 to 3% आपके पास क्या होता है, HNO3 1 पार्ट और HCl जो वो 3 पार्ट होता है। इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं आपके पास। ठीक है। नाइट्रोलियम आपके पास CaCN ट्वाइस, ये भी एग्जाम में आया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। ठीक है। नाइट्रोलियम। हाइड्रोजीन NH2। ठीक है। बाकी ऑक्सीजन के दो ही हैं आपके पास, O2 एंड O3 है। ठीक है। आर्टिफिशियल इनहेलर जो बनता है वो हीलियम प्लस H2 के साथ है। SO2 हो गया, SO3 हो गया, सल्फर के हैं मेनली। H2S2O7 ओलियम बोलते हैं इसको। H2S2O5 कोरोक्स एसिड बोलते हैं। और H2SO4 को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल करके रिप्रेजेंट करते हैं। और मैरिटिक एसिड होता है HCl। क्या होता है आपके पास, HCl। और जो ग्लास आपके पास बनता है वो बनता है सिलिका, ब्लीचिंग पाउडर प्लस एसिड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, या ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलके बनते हैं। ठीक है। बाकी ग्लास है आपके पास डिफरेंट टाइप के, जैसे लैब में जो यूज होता है वो होता है सोडा ग्लास। कैमरे के जो लेंसेज बनते हैं उसमें फ्लिंट ग्लास यूज होता है। गॉगल में क्रॉक्स ग्लास यूज होता है। आई लेंसेज में क्रोन ग्लास यूज होता है। फार्मास्यूटिकल लैब में पायरेक्स ग्लास यूज होता है। डिफरेंट टाइप के जो ग्लासेस होते हैं ना वो हमारे पास यूज होते हैं, सोडा, फ्लिंट, क्रॉक, क्राउन एंड पायरेक्स ग्लास। ठीक है। क्लियर। बाकी मॉलिक्यूल है ना, बायोमॉलिक्यूल, इसकी पीडीएफ यहाँ पे खराब हो गई है, थोड़ा सा ब्लर हो गई है ना सारी, इसीलिए इसको सेकंड पार्ट में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। ये वाली एकदम नीट एंड क्लीन जो बायोमॉलिक्यूल है आपके पास। ठीक है। बायोमॉलिक्यूल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि जैसे आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, है ना। जो आपके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, मेन एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वर्क करता है तब हमारे पास बनता है, तो आता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलती है, जीवनदायिनी, है ना। तो CxH2O, ये है जर्नल फार्मूला आपके पास कार्बोहाइड्रेट का, आपके पास एग्जाम में पूछा गया है ना, कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फार्मूला। कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज हम डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरी में, जैसे मोनोसैकाराइड्स, ओलिगोसैकाराइड्स या पॉलीसैकाराइड्स। ओलिगो को डाई भी बोलते हैं, डाईसैकाराइड्स, है ना। इसमें ये देखो मोनोसैकाराइड का मतलब है कि वो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, यानी मोनो यूनिट है, सिंगल यूनिट है। ओलिगो एंड पॉली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। जो मोनोसैकाराइड्स हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्वीट होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं और 3 to 7 कार्बन ही होते हैं, इसमें से ज़्यादा नहीं होते। लेकिन ओलिगो जो है डाइसैकाराइड्स की कैटेगरी है, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलुलोज आपके पास हो गए, और शुगर। ठीक है। ये जो जुड़ते हैं ना आपस में, दो मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो डाई बनेगा, तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज होती है इनके बीच में। कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर हैं जब वो आपस में जुड़ते हैं तो वो ग्लाइकोसाइड लिंकेज के साथ जुड़ते हैं। पॉलीसेकेराइड में 12 से ज़्यादा होंगे, इनफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है। नॉन शुगर होते हैं आपके पास, जर्नल फार्मूला C6H10O5N। ये जो तीन कैटेगरी हैं मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो जैसे अल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, CHO एंड CO, तो अल्डोज या कीटोज शुगर करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अल्डोज जो है वो ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। देखो ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। सिमिलरली ट्राइओज यानी अगर 3 कार्बन वाला है तो, और अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल्टो ट्राइओज, अगर कीटोन वाला है तो कीटो ट्राइओज, है ना। जैसे ग्लिसरल्डिहाइड है, इर्थ्रियोज है, राइबोज है, ग्लूकोज है आपके पास, ग्लैक्टोज है। ठीक है। और कीटोज में जैसे डाई
हाइड्रोक्सी एसीटोन है, इर्थ्रियोज है आपके पास, राइबोलोज है, फ्रक्टोज है। मेन जैसे एग्जाम में याद रखने वाले हैं जैसे फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, राइबोज हो गया, ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड होता है इनके रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग नेचर के ऊपर भी आप बता सकते हो कि किस टाइप की शुगर है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट जो वो टॉलेंट रिएजेंट एंड फिलिंग सोल्यूशन के साथ रिड्यूस हो जाती है तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो भी रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आती है सुक्रोज। क्या आती है? सुक्रोज। अब वन बाय वन करके थोड़ा सा इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 फ्री स्टेट में मिलता है, फ्रूट्स में भी होता है आपके पास, ह्यूमन बॉडी में 0.1% आपको पाया जाता है, ठीक है। और डेक्सो रोटेटरी होता है। अगर इसको बनाना चाहे ना तो आप सुक्रोज से बना लो इसको, या स्टार्च से बना लो, ठीक है। जब ये हाइड्रोलाइज होगा आपके पास जो सुक्रोज है तो वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है। लेकिन जब स्टार्च टूटता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज में ही आपके पास टूटेगा, ठीक है। बाकी फ्रक्टोज है आपके पास जो कीटोज शुगर है एक, ठीक है। डाइसैकाराइड्स, डाइसैकाराइड्स में जो मेन है वो है सुक्रोज। सुक्रोज को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे, अभी देखा हमने ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हमारे पास बनता है। और ये किस किस चीज में प्रेजेंट है? जैसे सीड्स हो गया, जूस हो गया, फ्रूट हो गया, शुगर केन हमारे पास हो गया, शुगर बीट हो गया, उन सब में मिलता है। इन्वर्टेड शुगर बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर इन्वर्जन होती है। ये इसका स्ट्रक्चर है देखो। और देखो आपस में जुड़ा है ना, ये होती है ग्लाइकोसाइड लिंकेज। कौन सी? ये वाली। ये जो है आपके पास ना पूरी, ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज है सी के साथ। कार्बन की पोजीशन अलग होती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। माल्टोज, माल्टोज को बोलते हैं माल्ट शुगर, ठीक है। जितने भी सीरियल्स होते हैं, स्टार्च हो गया, सीड्स हो गया, उन सब में मिलता है आपको ये। और अगर आप स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो आपको मिलता है माल्टोज, ठीक है। और माल्टोज को फर्दर हाइड्रोलाइज करते हो तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ डेक्सोरोटेटरी ग्लूकोज आपको मिलता है, यानी माल्टोज ग्लूकोज ही देता है, ठीक है। और लैक्टोज है, मिल्क ऑफ मैमल्स में मिलता है, काउ मिल्क, ह्यूमन मिल्क में भी होता है। सबसे ज़्यादा ह्यूमन में है 5 to 8%, ठीक है। और जो आपके पास इसको अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको बीटा डी ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलता है। यानी जो लैक्टोज है ना वो आपको ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज दोनों चीज़ें देता है, ओके। पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो आपके पास स्टार्च इजिली प्रोवाइड हो जाता है, सीड, फ्रूट, रूट्स ऑफ प्लांट्स, व्हीट, मेज, राइस सब में है। और इसको हाइड्रोलाइज करोगे दो पार्ट में टूटेगा, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। 20% अमाइलोज एंड 80% पैक्टिन। तो जो अमाइलोज है वो तो वाटर सोल्यूबल है, टूटेगा तो माल्टोज और ग्लूकोज देगा। अमाइलोपेक्टिन नॉन सोल्यूबल है पानी में, लेकिन जब ब्रेक होता है तो आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करवाता है सिर्फ, ठीक है। एनर्जी के सोर्सेज हैं। सेलुलोज हो गया आपके पास, शेल्टर क्लोथ्स में यूज होता है। कॉटन में तकरीबन 90% है। और इसको तोड़ोगे तो ग्लूकोज मिलेगा, यानी इसको खाओगे ना तो आपको फिर भी ताकत मिलेगी, ठीक है। ग्लाइकोजन, इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को इन आर बॉडी। अगर ग्लाइकोजन जीरो हो जाए ना तो आप हिल भी नहीं सकते अपनी जगह से। स्टोर होता है ब्रेन्स, लीवर, मसल्स के अंदर, ठीक है। बाकी आगे वाली तो जर्नल चीजें जैसे प्रोटीन है ना। तो प्रोटीन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं आपके पास। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ मेंटेनेंस, एनिमल सेल वॉल जो होती है वो तो प्रोटीन से ही बनती है, ठीक है। और प्रोटीन ऐसा नहीं कि सिंपल होती है, प्रोटीन मल्टीपल में, जैसे एंजाइम है एक प्रोटीन है आपके पास, है ना। हीमोग्लोबिन क्या होती है? एग्जाम में क्वेश्चन आया था, प्रोटीन है आपके पास, ठीक है। तो जैसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे एंजाइम के साथ ट्रिप्सिन, पेप्सिन, प्रोटीन है, बायोकैटलिस्ट वर्क कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रही है। स्टोरेज में मायोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को स्टोर कर रही है हमारी मसल्स के अंदर। मोशन में देखा जाए तो मसल मोशंस मूवमेंट शो कर रही है, मायोसिन एंड एक्टिसिन। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारे हेयर, नेयर, टीथ्स होते हैं। तो कैरेटिन हो गया, कोलेजन हो गया, वो मेन रोल वहाँ पे निभा रही है। इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर में जैसे इंसुलिन, ग्लूकोजन आपके पास हो गया, एक हार्मोन की तरह वर्क करें। तो हार्मोन भी एक प्रोटीन होती है, ठीक है। जो इंसुलिन है ना वो एक प्रोटीन है, तो हार्मोन भी एक प्रोटीन की तरह वर्क कर रही है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है।
प्रोटीन जो जुड़ती है आपस में वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, नॉट अ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर थे, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जो ब्रेक होके अल्फा अमीनो एसिड्स देते हैं। ये है आपके पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें अमाइन पार्ट है जो बेसिक नेचर शो करता है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है जो बेसिक यानी एसिडिक नेचर शो करेगा। ओके, बाकी टोटल टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी बनाती है और एसेंशियल हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल है सारी की सारी आपके पास, जो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल कौन कौन सी आप यहाँ से स्वयं कर लेना, ठीक है। बाकी कुछ एंजाइम्स हैं आपके पास, जैसे यूरेज। यूरेज हमारी बॉडी में यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया में चेंज करता है, ठीक है, बाहर, ठीक है। जैसे आप यूरिन करते हैं ना, तो यूरिन कुछ टाइम के स्मेल करता है, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। उसमें एक एंजाइम होता है इनवर्टेज, शुगर को तोड़ता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। माल्टेज, माल्टोज को तोड़ता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। लैक्टेज, देखो लैक्टोज का लैक्टेज, माल्टोज का माल्टेज, है ना। अल्फा अमाइलेज, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। पेप्सिन ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ती है। एंड न्यूक्लियस, डीएनए के अंदर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अगला न्यूक्लिक एसिड ही आ गया, आरएनए एंड डीएनए। यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास, वो क्वेश्चन आता है कि आरएनए में क्या प्रेजेंट है और डीएनए में क्या प्रेजेंट है, या क्या प्रेजेंट नहीं है, कौन से बेस नहीं होते उसके अंदर। तो आपके पास 5 ही है बेसिकली, एडेनिन, ग्यूनिन, थायामीन, साइटोसिन एंड यूरिसिल। यूरिसिल होता है आपके पास आरएनए के अंदर और डीएनए के अंदर होता है थायामाइन। बाकी चार चार होते हैं दोनों के अंदर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बाकी पिरामिडिन बेस कौन से हैं? CUT, ठीक है, यानी साइटोसिन, यूरिसिल एंड थायामाइन पिरामिडिन बेस है। प्यूरिन बेस होते हैं AG, ठीक है, कौन होते हैं? AG। और बॉन्ड बनता है ATGC के साथ, किसके साथ? ATGC के साथ बॉन्ड बनते हैं ऐसे, जब आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है। ये है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये वाला, ठीक है। और ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो आरएनए को रिप्रेजेंट करता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, बाकी विटामिन से आपके पास एकदम आसान टॉपिक है, आप खुद भी कर सकते हो। A B C D E एंड K, जिसमें फैट सोल्यूबल होता है कीड़ा, यानी KEDA, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है ना। और वाटर सोल्यूबल बच के B एंड C, ये वाटर में डिजोल्व हो जाती है। ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी, यानी ABCDEF जो भी है उसके हैं, ठीक है। ए से बन गया रेटिनोल, बी से बन गया थायामाइन, सी से बन गया एस्कॉर्बिक एसिड, डी से बन गया कैल्सीफ्रोल, ठीक है। अब पर को तो रहने दो, ट से बन गया टोकोफिरोल, और फ से बन गया फाइलोक्विनोलिन जो विटामिन K तक जाता है, ठीक है। तो ए हो गया राइटोनोल, इसकी वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। मिल्क, बटर, एग, फिश, कैरेट, इन सब में काफ़ी मात्रा में होती है, आंखें खराब हो जाती है अगर कमी हो जाए तो। विटामिन B कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें बहुत सारी हैं, जैसे 1 को तो थायामाइन बोल दिया हमने, है ना, बेरी बेरी रोग होता है अगर इसकी कमी हो जाए। B2 होता है रिबोफ्लेविन, B3 होता है नाइसिन, केमिकल नेम में पूछे गए इनके। V5 होता है निकोटिक एसिड या पेंटाथोनिक एसिड। 6 होता है पायरोडेक्सिन, B7 होता है आपके पास बायोटीन, 9 होता है फॉलिक एसिड, और 12 होता है साइनोकोबालेमाइन। एग्जाम में विटामिन B12 का मेटल भी पूछा गया है जो कि आपके पास कोबाल्ट है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्बी रोग हो जाता है अगर इसकी कमी हो जाए, खट्टे पदार्थों में सभी में पाई जाती है। विटामिन D जो है वो सन के अंदर होती है और एक हार्मोन, यानी सनलाइट से हमें मिलती है और एक हार्मोन की तरह भी काम करती है, ठीक है। इरिगियो कैल्सिफिरोल भी इसका नाम है। रिकेटस, हड्डियों का रोग हो जाता है अगर इसकी कमी हो जाए। टोकोफिरोल, इसको ब्यूटी वाइटामिन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन E, और K जो होती है वो ब्लड कोगुलेटिंग विटामिन है। अगर फाइलोक्विनोलिन यानी विटामिन K की कमी हो जाए तो ब्लड के थक्के नहीं जमते, जैसे आपका, जैसे मान लो हाथ कट गया तो खून रुकेगा ही नहीं, वो बहता जाएगा नॉन स्टॉप। ओके, फिर आते हैं पॉलीमर, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास। देखो, पॉलीमर को हमने क्लासिफाई कर दिया था कल ही, वैसे अगर आपको याद हो तो सोर्स के बेसिस के ऊपर कहाँ से आया है, स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर बना कैसे है, और उसका नेचर कैसा है ना, फोर्सेस कैसी है। बनने के तो दो ही तरीके हैं, या तो खुद बना लो या तो सिंथेसाइज कर लो।
खुद जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, नेचुरल रबड़, ये नॉर्मल है। बाकी पीवीसी, टेफ्लॉन, नाइलॉन, बेकेलाइट ये बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर देखा जाए तो लीनियर चेन हो सकती है, जैसे नाइलॉन, पीवीसी, पॉलीएस्टर्स हैं हमारे पास। ब्रांच चेन में देखा जाए तो एलडीपी, स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइसिन है आपके पास। क्रॉस लिंक में जैसे बेकेलाइट है, ग्लिप्टल है, मेलेमाइन है आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड, ये क्रॉस लिंक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। ओके। मोड ऑफ सिंथेसिस में आपके पास विद एलिमिनेशन बनते हैं, या तो एडिशन होगी या तो कंडेंसेशन होगी। एडिशन में डायरेक्ट जोड़े जाएंगे जैसे स्टायरीन, होमोपॉलीमर, और कंडेंसेशन में जैसे नाइलॉन 66 हो गया, बेकेलाइट हमारे पास हो गया। और मोड ऑफ फोर्सेस की बात कीजिए, इलास्टोमर जैसे नेचुरल रबर, ब्यूना एस और ब्यूना एन। फाइबर हो गए, नाइलॉन 66, टेरिलीन, पॉलीअक्राइलो नाइट्राइल रबड़ हो गया। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है एक बार हार्ड हो गए फिर दोबारा सॉफ्ट नहीं होंगे, जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल। थर्मोसेटिंग का मतलब होता है, सॉरी प्लास्टिक में क्या होता है ना, उल्टा बोल दिया मैंने। सेटिंग में होता है कि एक बार हार्ड हो गए फिर नरम नहीं होंगे। थर्मल में क्या होता है, हीट दो नरम होंगे, हीट लॉस की हार्ड हो जाएंगे, फिर से हीट दो फिर से नरम हो जाएंगे, प्रोसेस चलता रहता है ये। ठीक है, सॉफ्ट नहीं होते। जैसे बेकेलाइट, मेलेमाइन, फॉर्मल्डिहाइड रिंस और फाइटर जो होते हैं उनके क्लोथ्स में भी इसका यूज किया जाता है। और रेयन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क की तरह दिखता है, पूरा उसी की तरह होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको अलग करके हमने यहाँ पे लिखा है आपके पास। ठीक है, ये दोबारा आ गया ना सोर्स वगैरह के ऊपर आपके पास। हाँ, सेम ही चीज आ गई आपके पास है। ठीक है। बाकी कुछ हैं आप जिनके जो मोनोमर हैं वो याद रखना, क्योंकि मोनोमर एग्जाम में आपके पास आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जैसे अल्कीन है तो यानी डबल बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट होगा, जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, या पॉलीप्राइपिलीन आपके पास हो गया। ठीक है, जैसे लिखा है पॉली प्रोप लाइलीन्स, तो ये तो पता है प्रोप लगाया हुआ था, वही उसका मोनोमर आपके पास हो गया ना। स्टायरीन आपके पास होगा, कंघी वगैरह बनाने के काम होता है, तो इसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है। पैन, इसको ऑर्लॉन भी बोलते हैं, है ना। अक्राइलेन, ब्लैंकेट वगैरह बनाने के काम आता है। टेफ्लोन हो गया, ठीक है, टेफ्लोन नॉन स्टिकी सरफेस बनाने के काम आता है। टेरिलीन जिसको डेक्रोन बोलते हैं, मोनोमर है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेराथैलिक एसिड, टेप्स वगैरह बनाने के काम आता है। नाइलॉन 66 हेक्सामिथाइलिन डाई अमीन एंड अडीपिक एसिड, इसका मोनोमर है। नाइलॉन 6 का है कैप्रोलैक्टम, इनका तो याद ही रखना, ये आ ही जाएगा कभी ना कभी एग्जाम में। बेकेलाइट का होता है फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, और मेलेमाइन भी दोनों के ही मिश्रण से बनता है। ठीक है, नेचुरल रबड़ का होता है आइसोप्रीन। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में सल्फर का यूज किया जाता है, जिससे रबड़ जो होता है, जो नेचुरल रबड़, वो आपके पास लीनियर चेन से क्रॉस लिंक में कन्वर्ट हो जाता है। इसका आईपीसी नेम है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन। आर्टिफिशियल रबड़ का होता है नियोप्रीन, ये एग्जाम में आए हैं। ठीक है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइइन। ठीक है, ब्यूनेस हो गया, ब्यूनैन हो गया, तो ये जर्नल चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी केमिकल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे ट्रंकुलाइजर। ट्रंकुलाइजर नाम ही बता देता है कुछ है भी है, तो मेंटल प्रॉब्लम से रिगार्डिंग, एनजाइटी, मेंटल टेंशन हो गई, उसको दूर करते हैं। जैसे न्यूमिनल है, सेकेनल है, इक्लीन है आपके पास। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके पास क्या हैं, ट्रंकुलाइजर वर्क करते हैं। एनर्जेसिक, एनर्जेसिक बेसिकली बॉडी के पेन को दूर करते हैं। लेकिन एनर्जेसिक दो टाइप के होते हैं, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक वो हैं जो आपको जो है वो हैबिट फॉर्मेशन कर देते हैं, आदत पड़ जाती है, मॉर्फिन, हीरोइन, कोकीन, है ना, दर्द को तो दूर करेंगे लेकिन आपको इनकी हैबिट पड़ जाएगी। नॉन नार्कोटिक्स ड्रग होते हैं, जैसे एस्पिरिन है, डाइक्लोरोफेंसिन है, आप फेंसेकिन आपके पास हैं। ठीक है, एंड एंटीपायरेटिक जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं। पैरासीटामोल हो गया, क्लोरेम्फेनिकोल आपके पास है। ठीक है, एंटीसेप्टिक जो कि प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे 0.1% सोल्यूशन ऑफ फिनोल हो गया, आयोडीन हो गई, डिटोल आपके पास हो गया। डिटोल में ना क्लोरोजाइलिन होता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी आती है एंटीसेप्टिक वाली। बिथोनल हो गया, सोप वगैरह में यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट जो है वो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे फॉर्मेलिन,
या 1% सोल्यूशन ऑफ फिनोल। ठीक है, आंट एसिड है आपके पास, जैसे रेंटिडीन है ना, AlOH ट्वाइस है, MgOH ट्राइस है। तो आंट एसिड बेसिकली हमारे स्टमक में अगर एसिडिटी हो जाए उसको कम करने के काम आता है। ओके, और हम खाने में भी यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव का, जैसे शुगर, NaCl, बेंजोइक एसिड, विनेगर आपके पास हो गया। हमारे खाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, जैसे कॉपर कितना होना चाहिए, है ना, क्रोमियम कितना होना चाहिए, ऑर्गोन कितना होना चाहिए, लेड कितना, ये पार्ट पर मिलियन है कि 1 मिलियन में इतना ही होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और जो हम मिठाइयाँ खाते हैं उनमें डलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, जैसे सेकेहराइंस, जो कि केन शुगर से तकरीबन 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन ये आपकी बॉडी में जाके डायरेक्टली ग्लूकोज रिलीज नहीं करता है, तो इसको डायबिटिक पर्सन्स के लिए वरदान कहा गया है। एस्पर्टेन 100 गुना ज़्यादा मीठा है शुगर केन से, इसको ठंडे खाने के लिए यूज़ करते हैं। सुक्रोलोज, इसको बेसिकली गर्म खाने के लिए यूज़ करते हैं। और अल्टीमे, ये तकरीबन 200 गुना ज़्यादा, सॉरी 2000 गुना ज़्यादा स्वीट होता है। ठीक है, कंपैरिजन है इनका ये। बाकी सोप तो हमने पढ़ ही ली है ना, सोप होता है सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, और डिटर्जेंट होते हैं आपके पास लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, अब हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे आते हैं कंपाउंड्स एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक हमने ऊपर पढ़ लिए सारे। ठीक है, ऑर्गेनिक में देखा जाए तो पहले हेलोजन वाले हैं, हेलो अल्केन्स हैं आपके पास। ठीक है, CH2Cl2 लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और सॉल्वेंट है आपके पास, पेंट रिमूवर वर्क करता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, ऑयली टाइप का होता है, और इसको यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव या प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स। रेफ्रिजरेटर में भी यूज होता है आपके पास, और इसको ना एकदम टाइट बॉटल के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो फॉस्जीन गैस बनाएगा, जो कि हाईली पॉइजनस होती है, COCl ट्वाइस। बाकी आयोडीन है, तो आयोडीन तो आपको पता है एंटीसेप्टिक वर्क करता है। CCl4, ठीक है, पायरीन, जो बेसिकली आग बुझाने के काम भी आता है, लेकिन ओजोन को खराब कर देता है, डिफ्लेक्शन फिरोन भी हम इसको बोलते हैं। क्लीनिंग एजेंट है, नॉन पोलर होता है। PDB या सेंटोक्लोर, ठीक है, एक इंसेक्टिसाइड है, और मॉथ रिपेलेंट भी आपके पास वर्क करता है। क्लियर? DDT बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एक इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, जो एनोफिलिस मॉस्किटो है उसको मारने के काम आता था। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मछलियां मर जाती है इसकी वजह से, एक्वाटिक डिस्ट्रॉय होता है बहुत ज़्यादा, ह्यूमन की बॉडी के अंदर चलेगा, मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा। 1873 में बना था, जिसने बनाया उसको नोबेल प्राइज मिला था उस टाइम, है ना। इंसेक्टिसाइड भी है, लेकिन अब बैन है ये। ठीक है, इंडिया में तो डोंट नो यूज होता है, लेकिन बाहर बैन है। इसका जो IUPAC नेम है वो है 2,2-bis 4-क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, गमेक्सिन लिंडेन, इसका नाम है कमर्शियल नेम 666। ठीक है, पेस्टिसाइड है ये। फिरोन CCl2F2, सॉरी ऊपर बोल दिया मैंने फिरोन, दैट इज अ पायरीन, है ना, ये फिरोन है। बेस्ट्रोल हो गया, बेस्ट्रोसोल हो गया। ठीक है, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन एंड 1,1,2 ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। वुड स्प्रिट आपके पास हो गया, वुड स्प्रिट बोलते हैं आपके पास मिथेनॉल को। ठीक है, क्योंकि वुड से बनाया जाता है। बाकी मिथाइलेटेड स्प्रिट होता है, जो डीनेचुरिंग इथाइल अल्कोहल होता है, उसको बोलते हैं। इथेनॉल हो गया, मोलेसिस या स्टार से आपके पास बनता है, फ्यूल फॉर्म में यूज होता है। पावर अल्कोहल में 20% अल्कोहल होता है, और 80% जो है वो फिनोल का हम यूज करते हैं। ठीक है, बाकी वाइन, बियर, बिस्की, ब्रांडी जो भी है, इन सब में इसका यूज होता है। एस्पिरिन S2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, है ना, तो एंटीपायरेटिक भी वर्क करता है, और एनर्जेसिक भी आपके पास ये वर्क करता है। सेलोल, अगर हमारी जो आंतड़ियाँ हैं उसमें इन्फेक्शंस हो जाए, ठीक है, तो सेलोल जो मेडिसिन है उसका हम यूज़ करते हैं। ओके, मिथाइल सैलिसिलेट, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, मॉथ वॉश में यूज़ होता है। ठीक है, जो आयोडेक्स होती है उसमें भी यही डाला जाता है, मिथाइल सैलिसिलेट। फिनोल, फिनोल को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड।
ठीक है, कोल तार से बन जाता है आपके पास ये। क्लियर। बाकी पिक्रिक एसिड है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, एग्जाम में आया है आपके पास। फिर आपके पास जैसे एल्डिहाइड के कंपाउंड है, फॉर्मल्डिहाइड आपके पास हो गया, बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, तो 40% सोल्यूशन ऑफ HCHO उसको बोलते हैं फॉर्मिलिन। ये जर्मेसाइड और एंटीसेप्टिक दोनों वर्क करता है। यूरोट्रोपिन CH2 6NH4, तो यूरिन इन्फेक्शन में यूज होता है ये यूरोट्रोपिन, एग्जाम में भी आपको आया था। ठीक है, इथेनल आपके पास हो गया। ठीक है, बाकी बेंजल्डिहाइड है, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड इसको बोलते हैं आपके पास। एसीटोन है, तो जिसका कंपाउंड जैसे क्लोरोटोन, हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक यानी स्लीपिंग इंड्यूसिंग ड्रग है आपके पास। बाकी ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, आंट एसिड, विनेगर, ऑक्जेलिक एसिड, 100% एसिडिक सॉल्यूशन को ग्लेशियल एसिडिक एसिड बोलते हैं आपके पास। बाकी सेपरेशंस हैं, इनको आप स्टडी कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। जैसे विक्टर मेयर टेस्ट को यूज़ किया जाता है आपके पास फॉर द डिटेक्शन ऑफ अ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल लेंगे, PI3 हो गया P and I2, तो अल्काइल आयोडाइड बनेगा, उसको AgNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, फिर NaNO2 एंड HCl के साथ। फिर लास्ट में आपके पास अगर रेड कलर आता है, ब्लू कलर आता है, और अगर कलरलेस रहता है तो रेड प्राइमरी को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंडरी ब्लू को, और टर्शरी जो है वो कलरलेस को। ठीक है, बाकी लुकास रिएजेंट टेस्ट है आपके पास, वो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के लिए ही यूज किया जाता है। ओके, बाकी ये तो हमने पढ़ लिए थे ना सारे। स्विफ्ट रिएजेंट है आपके पास, एल्डिहाइड और कीटोन को फिलिंग्स टॉलेंट है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन को सेपरेट करने के काम आता है। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एंड फेरिक क्लोराइड टेस्ट है। ये टेस्ट हैं जिससे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेशन तो जर्नल चीज़ है। ओके, थोड़ा सा देखेंगे 15-20 मिनट, बाकी आधी चीज़ें हमने पढ़ी भी हुई है वैसे। क्लियर। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं? एक स्पेशल एंटिटी है, जस्ट लाइक अ डबल सॉल्ट, है ना, लेकिन ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, ब्रेक नहीं होते पानी में। बाकी जो आपके पास दूसरे हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। जैसे Ni निकल के साथ है आपके पास है, NH3 6Cl2, देखो जो कोऑर्डिनेशन के अंदर है ना, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो बाहर है आपके पास, ठीक है, जो बाहर है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, यानी वो ब्रेक हो जाता है। जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, जो एक लुईस एसिड होता है, दूसरा डोनर होता है, उसको लीगेंट बोलते हैं, यानी वो लुईस बेस होता है। कितने नंबर ऑफ लीगेंट जुड़े हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं एग्जाम में, बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ से इनको देख सकते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है ना, तो अनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कटाइनिक होते हैं, बाकी नोट्स में पूरा प्रेजेंट है इनकी नेमिंग वगैरह। ठीक है, डिटेल में इनका प्रेजेंट है। और ये प्योरीफिकेशन के मेथड है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से आप प्योरीफाई करते हो। ठीक है, फिल्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं के लिए यूज़ होती है जो सॉल्युबिलिटी बेस्ड होते हैं, जैसे नैफ्थलीन, यूरिया, एंथ्रासिन, बेंजोइक एसिड। सब्लिमेशन वोलेटाइल के लिए होता है, जैसे कैम्फर, नैफ्थलीन, एंथ्रासिन, बेंजोइक एसिड। डिस्टिलेशन तो उन्हीं में यूज़ होगा जिनमें लार्ज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन स्पेशली पेट्रोल के लिए होती है। ठीक है, या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हो यानी दो के बीच में। स्टीम डिस्टिलेशन उसके लिए करते हैं जो अपने नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर या तो डिकम्पोज हो जाए, है ना, या तो उसको हाई एनर्जी की ज़रूरत हो, जैसे एनिलीन, ऑर्थो पैरा नाइट्रो फिनोल हो गया। वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन, यानी अगर कोई अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिकम्पोज हो रहा है उसके लिए वैक्यूम लगाते हैं ताकि वो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ही बॉयल कर जाए, मेल्ट हो जाए। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक अलग अलग टाइप की है, टी स्वेट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर की थी, और कलर को हम पता करते हैं। ठीक है, बाकी एब्जॉर्प्शन और पोजीशंस हैं। पॉल्यूटेंट में मैंने आपको नहीं जानने वाला, क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपने पढ़ी है पहले ही। ठीक है, कि पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, DDT क्या है, बायोडिग्रेडेबल क्या है, स्मोक क्या होती है, डस्ट क्या होती है, मिस्ट क्या होती है, फोम्स क्या होते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, या स्क्रीन को रोक के आप यहाँ से इनको देख सकते हो, आसान है सारे। ठीक है, बाकी कंपाउंड है आपके पास ये, थोड़ा सा मैं अगर जूम करूँ इसमें, ठीक है, तो ये अभी देख तो लिए हमने सारे के सारे। ऑलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, और डिटेक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट,
एस्टर टेस्ट, लिटमस टेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं। तो टेस्ट अभी देख ही लिए वैसे हमने ऊपर, है ना। बाकी ग्रीन ये तो जर्नल है ना आपके पास ट्रोपोस्फियर से, स्मोक वगैरह के नोट्स हैं, कवर हो जाएंगे आपके लिए ना यहाँ से। स्मोक क्या होती है, मिस्ट क्या होती है, कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना, वॉल्केनो में मेन पॉल्यूटेंट क्या होता है, क्लासिकल स्मोक क्या है। तो ये तो जर्नल चीज़ें हैं जो जर्नली आप स्टडी करते हो, नोट्स में मिल जाएंगे आपको यहाँ से, तो आप इसको यहाँ से कवर कर लेना, ठीक है। ट्रोपोस्फियर हो गया, बाकी ये तो कोऑर्डिनेशन के नोट्स हैं नीचे। बाकी जीओसी है, जीओसी में हम नहीं जाएंगे क्योंकि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपकी कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो प्रीवियस में आया है, किसने डिस्कवर किया, होलर ने, है ना। होलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास डिस्कवर किया। कैटनेशन प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, कार्बन के अंदर होती है सबसे ज़्यादा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, और किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी आपके पास पूछ लिया जाता है, ठीक है। सिंपल बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अब ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना कि अच्छा ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अमाइन है, ये कीटोन है, ये ईथर है, आपके पास कोई ज़रूरत नहीं है इसको बताने की, पता है सबको, क्योंकि आपने अगर ऑर्गेनिक थोड़ी भी पढ़ी है, क्योंकि इसको एक बार में करवा के रिवाइज होगा भी नहीं है ना। फिर होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज का मेंबर होता है CH2, ठीक है, जो कॉमन होता है सब में। बाकी कॉमन फंक्शनल ग्रुप चलता है अगर एक ही सीरीज आपके पास है, और उसका पूछ लिया गया था कि अगर सेम होमोलोगस सीरीज है तो उनके मॉलिक्यूलर वेट में कितना डिफरेंस होगा, तो सिर्फ CH2 का ही डिफरेंस आएगा, यानी 14 ग्राम का ही उनके अंदर डिफरेंस आता है। तो ये PYQ है जो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप तो पूछ लेते हैं कभी भी कि बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ना, ये किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है। ये नेमिंग का मेथड है, कैसे आप नेमिंग लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आपके पास रूल हैं, जैसे आप फंक्शंस ग्रुप सेट करते हो ना, तो अगर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो किसको आप रेफर करोगे, है ना। और सुफिक्स में क्या नाम होते हैं, प्रीफिक्स में क्या नाम होते हैं, ये तो नाम लिखने के लिए आएगा तभी आप लिख पाओगे, है ना। ऐसे तो लिख ही नहीं सकते ना, क्योंकि इनको पूरा स्टडी करोगे, रूल्स पढ़ोगे, तभी ये होंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए हैं यहाँ पे, आप चाहो तो स्क्रीन को रोक के नोट से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये जर्नल कंपाउंड, स्टायरीन, फिनोल, कैटोहोल हो गया, हाइड्रोक्विनोन है, सेरेसोल है, पिक्रिक एसिड है आपके पास, ठीक है। ये नेमिंग है इन सब की, और कुछ भी नहीं है इसमें। आइसोमर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये करवाए हैं आपको। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि इनको ना करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए आप इनको स्वयं कर लेना, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, फिर एसिडिटी को एक्सप्लेन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है आपके पास, परमानेंट इफेक्ट किसको बोलते हैं, बेकरनाथन इफेक्ट किसको बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन को बोलते हैं। रेजोनेंस आपके पास हो गई, एंड जैसे हाइपर कंजुगेशन है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ज़्यादा नहीं तो एक नज़र ज़रूर लगाना है इसके ऊपर, है ना। कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि यहाँ से आते तो कम क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछे गए हैं तो आ सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना, आपके पास आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। बाकी यहाँ से कम पॉसिबिलिटी है आपके पास। ये डिस्टिलेशन हमने पढ़ ली वैसे ऊपर अभी, है ना, कैसे डिस्टिलेट आप कर सकते हो। बाकी डिटेक्शंस हैं, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कार्बन की, नाइट्रोजन की, जैसे सोडा लाइम टेस्ट है, लिसेंजन एक्सट्रैक्ट टेस्ट है आपके पास, सल्फर की है लेड एसिटेज टेस्ट है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है, फिर हेलोजन की डिटेक्शन है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के साथ, फिर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, लिविंग मेथड है, नाइट्रोजन के लिए ड्यूमा या खजिडल मेथड है आपके पास, हेलोजन के लिए क्यूरियस मेथड है, ठीक है। बाकी जर्नल फार्मूले क्या होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के, है ना। पैराफिन किसको बोलते हैं आपके पास, ओलिफिन्स किसको बोलते हैं, यानी जर्नल चीज़ें पता होनी चाहिए किस तरीके से आप इनको करोगे, ठीक है। तो यही है, बाकी तो ये अलॉय वगैरह हैं आपके, जो अलॉय होते हैं ना, ब्रास, सिल्वर, रोल्ड गोल्ड, तो ये थोड़ा PDF हमने इंट्रोड्यूस कर दी है। और भी इसमें बहुत सारे अमलगम, है ना, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो बहुत सारे हैं इसमें। आप यहाँ से नेमिंग भी देख सकते हो, वाटर गैस हो गया, अलम हो गया, तकरीबन 50 के आसपास है। बाकी ये हमने प्रीवियस टाइम में बच्चों को करवाया था, जो पिछले साल का मेगा सेक्शन है, ठीक है। तो आपको जो करवाया ना ऊपर उसी का पार्ट है, देखो सारा, है ना, सेम चीज़ें तो है देखो सारी। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्वेश्चन में, बाकी वो ही क्वेश्चन है जो करवाए हैं ऊपर,
है ना, तकरीबन 100-150 क्वेश्चन करवाया था बच्चों को। तो वही क्वेश्चन है जो ऊपर करवाए हैं, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन हैं आपके, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, ये वाले इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिटेल एक्सप्लेन नहीं हो पाते ना ज़्यादा, तो इसीलिए इसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन ही थे, देखो सारे, है ना। तो पिछले बार का मेगा सेक्शन है, तो हेल्प मिल जाती है जो पिछली बार करवाया होता है। और ये है आपकी जो एक स्पेशल नोट्स करके, है ना, स्पेशल नोट्स करके जो फाइल डाली गई है ना, वो वाली फाइल है आपकी ये। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ें हैं जो ऊपर है, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में होगी, है ना, क्वेश्चन बेस्ड नहीं, थ्योरेटिकल बेस्ड है, ताकि आपको थोड़ा जैसे लास्ट टाइम में रिवीजन करना होता है ना, तो आप लास्ट टाइम में अच्छा रिवीजन कर सको। अब ये रैंडम ही नहीं होगी, लास्ट में तो क्वेश्चन ही है ना सारे। ठीक है, जैसे मेडिसिन ट्रीटमेंट, एलर्जी, एंटीहिस्टामाइंस हैं, सेकाराइन है, पेंसिलिन हो गई, क्लोरेम्फेनिकॉल है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है आपके पास, है ना, रेंटिडीन है, एंटासिड है। ये आते हैं क्वेश्चन आपके पास बार बार एग्जाम में, है ना, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। थोड़ा सा जो आपके पास टर्म बच गई ना इसके अंदर, जैसे एसपीडी को अलग अलग पढ़ते हैं, थोड़ा सा वो बचा है, एंड थोड़ा जर्नल केमिस्ट्री एंड नेमिंग रिएक्शंस। ठीक है, क्योंकि इसमें नेमिंग को कवर नहीं कर सकते हम, तो आपके लिए मैं जैसे बता देता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो तो एक नेमिंग रिएक्शंस के ऊपर क्लासेस में तो करवाया है ना आपको सारा, हर एक नेमिंग रिएक्शन करवाया क्लासेस के अंदर। ठीक है, नेमिंग रिएक्शंस हो गए, प्लस साथ में और क्या नहीं था इसके अंदर, बाकी तो जनरल सारी चीज़ें थी, है ना, जो आज नहीं की। जीओसी पढ़ लेना, बाकी नहीं है मेरे ख्याल ये ऑर्गेनिक को पूरा ही कवर कर लेता है, अगर दो पढ़ लेते हो। बाकी जर्नल चीज़ें हैं, इसको पढ़ लोगे ना आराम से तो हो जाएगा। ठीक है, तो कंफर्म कीजिए एक बार, बाकी फिर कल हम न्यू सेशन के साथ मिलेंगे।